गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। यूं ही नहीं होती है हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। इसलिए आप किस्मत के भरोसे मत बैठिए, मेहनत के भरोसे बैठिए, निरंतर प्रयास करिएगा, सफलता एक दिन अवश्य होइएगा। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 6 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वर्ष 2034 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, जिसकी मैच्योरिंग पीरियड कब होगी? तो साल 2034 में। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारत सरकार ने 2034 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की शुरुआत की है और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2034 के लिए 8% ब्याज दर की घोषणा भी की। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि आरबीआई के द्वारा पहली बार साल 2034 में परिपक्व होने वाले एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड को जारी किया है, लॉन्च किया है, जो 8% ब्याज दर पर इसे घोषणा की गई कि अगर आप लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के माध्यम से, तो इसकी मैच्योरिंग पीरियड कब होगी? तो साल 2034 तक इसकी मैच्योरिंग पीरियड होगी, जो अनाउंसमेंट किया गया है आरबीआई के द्वारा कि 8% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इसी के साथ यह बॉन्ड एक परिवर्तनीय ब्याज दर प्रदान करता है, जो बाजार की स्थितियों को दर्शाते हुए हर 6 महीने रीसेट होती है। ब्याज दर अल्पकालिक सरकारी ऋण के लिए हाल ही के नीलामियां की औसत उपज पर आधारित है। मूलतः यह बाजार की स्थितियों के साथ चलता है। इसी के दौरान यह दर हर 6 महीने में समायोजित होती है, जो 30 अप्रैल 2024 से लेकर 29 अक्टूबर 2024 की अवधि के लिए ब्याज दर 8% रखा गया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने हुए किस तरीके से आरबीआई ने हाल ही में अनाउंस किया है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, जिसकी मैच्योरिंग पीरियड 2034 तक होगी और साथ ही साथ ये 8% इंटरेस्ट रेट के साथ फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स को जारी किया है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में किसने पहली बार दिल्ली दुबई मार्ग पर एयरबस A350-900 से अंतरराष्ट्रीय यात्रा शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। एयर इंडिया के द्वारा हाल ही में इंटरनेशनल ट्रैवल विथ एयरबस A350-900 ऑन दिल्ली से दुबई रूट के लिए पहली बार इसे चलाया जाएगा। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं इसी के साथ इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। एक मील के पत्थर, एक माइलस्टोन को अचीव किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। 1 मई 2024 से व्यस्त दिल्ली दुबई मार्ग पर अपने बिल्कुल नए एयरबस A350-900 विमान का संचालन शुरू किया गया, जो प्रमुख विमान की अंतरराष्ट्रीय शुरुआत थी। इसके साथ एयर इंडिया भारत और दुबई के बीच A350 संचालित करने वाला एकमात्र वाहक बन गया है। तो ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे कि एयर इंडिया के द्वारा पहली बार एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट को दिल्ली से दुबई रूट के लिए विमान को संचालन शुरू किया है। ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। और इसी के साथ एयर इंडिया की नई पोशाक में रंगे विमान का दोनों हवाई अड्डों पर प्रस्थान पूर्व समारोह के साथ स्वागत भी किया गया। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए मेहमानों को A350 स्मृति चिन्ह भेंट भी किए गए। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत श्री सतीश कुमार वित्तीवन, दुबई हवाई अड्डे के उप सीईओ श्री जमाल अल है और दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिदेशक श्री मोहम्मद अब्दुल्ला लेंगवी के साथ समारोह में शामिल हुए। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि हाल ही में एयर इंडिया ने एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट, जो दिल्ली से दुबई तक के विमान का संचालन को शुरू कर दिया है। ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में चर्चित हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी से संबंधित रखता है हैशटैग प्ले ट्रू कैंपेन। ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे कि नाडा के द्वारा पहली बार हैशटैग प्ले ट्रू कैंपेन को लॉन्च किया गया। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे हम लोग नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं, इसी के द्वारा भारत ने 15 से 30 अप्रैल 2024 तक
12,133 से अधिक प्रतिभागियों के साथ हैशटैग प्ले ट्रू अभियान को चलाया है और इसका उद्देश्य भारत में स्वच्छ खेलों और डोपिंग रोधी प्रथाओं के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा भी देना था। ये फैक्टर्स को याद रखना होगा कि नाडा के द्वारा पहली बार कंडक्ट की जा रही है हैशटैग प्ले ट्रू कैंपेन, जो पूरी तरीके से खेल को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है कि स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी प्रथाओं को खत्म करना है, इससे रिलेटेड महत्व को जागरूक भी करना है। हैशटैग प्ले ट्रू अभियान एथलीटों, कोचों और पूरे खेल समुदाय के डोपिंग रोधी नियमों की गहरी समझ से लैस करने और उन्हें भारत में स्वच्छ खेल के चैंपियन बनने के लिए सशक्त बनाने की नाडा इंडिया की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इसी के दौरान हैशटैग प्ले ट्रू क्विज में हैशटैग प्ले ट्रू एम्बेसडर, हैशटैग प्ले ट्रू प्रतिज्ञा और शुभंकर ड्राइंग प्रतियोगिता सहित अपनी इंटरैक्टिव गतिविधियों के माध्यम से नाडा इंडिया ने प्रतिभागियों को शामिल किया, जिससे स्वच्छ और नैतिक प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से कि हैशटैग प्ले ट्रू कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो नाडा के द्वारा लॉन्च की गई, जिसकी एजेंसी का नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया, तो राइट आंसर होगा 3 मई को। हर वर्ष हम लोग 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 सेलिब्रेट करते हैं और इस वर्ष इसका एडिशन 31st एडिशन है। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है और यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और उसकी स्वतंत्रता का महत्व रखता है। इस वर्ष की थीम क्या है, तो ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर वर्ष 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं और इस वर्ष 2024 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम को क्या रखी गई है, तो अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इज द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। इसी के दौरान इसका 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सम्मेलन इस वर्ष चिली सरकार और यूनेस्को द्वारा सैंटियागो में आयोजित किया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हो जाएंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का कौन सा एडिशन चल रहा था, तो 31वां एडिशन। इसका आयोजन कहां पे किया गया, तो इस वर्ष चिली सरकार के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा इसे सैंटियागो में आयोजित किया गया। इसी के दौरान इस वर्ष पर बोलते हुए ये भी कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया के प्रमुख पर्यावरण और जलवायु आपातकाल के बारे में जनता को सूचित करने और शिक्षित करने में पत्रकारों के महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर वर्ष 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष की थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इज द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस और इसी के साथ इसका 31st एडिशन है। कहां पे आयोजन किया गया, तो सैंटियागो में इसका आयोजन हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे और इसी के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का 31वां आयोजन एक अस्थायी भविष्य को सुनिश्चित करने और सुरक्षित करने के लिए प्रेस, पत्रकारिता, सूचना पहुंच और प्रसार द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करेगा, जो व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी आवाज की विविधता के साथ-साथ लैंगिक समानता का सम्मान भी करता है। साल 1991 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब डिक्लेयर किया गया, तो सबसे पहले याद रखना होगा कि इसको डिक्लेयर किसके द्वारा किया गया, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसे साल 1993 में डिक्लेयर किया गया। साल 1991 में यूनेस्को के द्वारा इस सुझाव को रखा गया था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और इसी दिन हम लोग इसका बढ़ावा भी दिया जाएगा। तो तब से लेकर आज तक 3 मई विंड होक की घोषणा की वर्षगांठ के ही दिन दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम लोग हर वर्ष 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की, तो राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने अचीवमेंट को हासिल की और इसी के साथ टॉप 5 कंपनीज के लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसकी मार्केट कैपिटल मोर देन $8 ट्रिलियन हो चुका है। 8 ट्रिलियन रुपीज हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से $8 ट्रिलियन हो चुकी है। तो चलते हैं इसी के साथ इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। आईसीआईसीआई बैंक ने 8 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में अपना नाम को दर्ज कराया।
निजी ऋणदाता के शेयरों में 5% से अधिक की वृद्धि हुई और इसी के दौरान आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक के नक्शे कदम पर चलते हुए 8 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला भारत का दूसरा बैंक बन चुका है। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत की शीर्ष 5 कंपनियों के विशिष्ट क्लब में 19.8 ट्रिलियन रुपए के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर बनी हुई है। इसके बाद 14 ट्रिलियन रुपए के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बनी हुई है और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को याद रखनी होगी कि आईसीआईसीआई बैंक हाल ही में टॉप 5 कंपनीज के लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने क्रॉस किया है 8 ट्रिलियन रुपीस को क्रॉस किया। इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को महाराष्ट्र के मुंबई में की गई थी। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में एनपीसीआई ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार यूपीआई के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने हेतु किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर का नामीबिया। नामीबिया के साथ हाल ही में एनपीसीआई ने साइन किया है एज अ एग्रीमेंट के रूप पर, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप किया जा सकेगा हमारे पेमेंट सिस्टम सिमिलर टू यूपीआई जैसा। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। इसी के साथ इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर चलते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग एनपीसीआई कहते हैं, इसी के अंतरराष्ट्रीय प्रभाग एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जिसे हम लोग एनआईपीएल भी कहते हैं, इन्होंने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस के समान तत्काल भुगतान प्रणाली बनाने में सहायता के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड को बढ़ावा दिया है और इसी के साथ बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया, ताकि हमारे इंडिया की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस को बढ़ावा दिया जा सकेगा। यह यूपीआई का पहला अंतरराष्ट्रीय अनुबंध है जिसमें डिजिटल वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ एनआईपीएल नामीबिया को वास्तविक समय में व्यक्ति से व्यक्ति और व्यापारी भुगतान लेनदेन के लिए एक नई डिजिटल भुगतान सेवा लागू करने में मदद करेगी। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे और इसी के साथ बैंक ऑफ नामीबिया के गवर्नर जोहान्स ग्वैक्स ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि 2025 तक भुगतान उपकरणों की पूर्ण अंतर संचालनीयता हासिल करना है, वित्तीय क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है और एक सुरक्षित और कुशल राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को भी सुनिश्चित करना है। जनवरी 2024 में एनपीसीआई ने सिंगापुर में यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च करने की घोषणा की और फरवरी 2024 में इसने लाइरा के साथ फ्रांस में यूपीआई सेवाएं शुरू करने की और उसी महीने श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवा को शुरू की है। तो ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स के बारे में। हमारा यूपीआई क्या है, इसके पूरे डिटेल पॉइंट्स की ओर, जिसे हम लोग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। तो वर्ष 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया। इस यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन किसी भी भाग लेने वाले बैंक के माध्यम से कई बैंक खातों, कई बैंकिंग सुविधाएं, निर्बाध फंड रूटिंग और व्यापारी भुगतान को शक्ति प्रदान करती है। शीर्ष यूपीआई ऐप्स में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे और भीम पे ऐप ऐसे शामिल है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि साल 2016 में एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया यूपीआई सिस्टम्स, जो पूरे 21 मेंबर ऑफ बैंक के साथ इस यूपीआई को लॉन्च किया गया था। इसी के दौरान वर्तमान में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एईपीएस, भारत बिल भुगतान प्रणाली जिसे हम लोग बीबीपीएस कहते हैं, सहित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा संचालित प्रणालियों में यूपीआई सबसे बड़ी है। और ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि किस तरीके से यूपीआई अब पूरे इंटरनेशनल में फैलते जा रहा है और इसी के साथ ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में अमूल टी20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका और यूएसए। साउथ अफ्रीका और यूएसए का हाल ही में अमूल टी20 विश्व कप 2024 में प्रायोजक बना है, जिसे हम लोग कहेंगे स्पॉन्सर्स किया गया है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय दुग्ध उत्पाद निर्माता अमूल जून 2024 में टी20 विश्व कप के दौरान यूएसए और दक्षिण अफ्रीका टीमों का प्रायोजित करेगा। दोनों टीम्स के क्रिकेट बोर्ड ने यह घोषणा की कि हमारा यूएसए और साउथ अफ्रीका टीम के
T20 वर्ल्ड कप के लिए स्पॉन्सर्स कंपनी कौन बनी है? तो अमूल कंपनी बनी है, जो इंडियन मिल्क प्रोडक्ट्स कंपनी है। इसी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका 1 जून से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में सह मेजबान के रूप में अपनी शुरुआत करेगा और टूर्नामेंट में सेमीफाइनल और फाइनल सहित कई मैच वेस्ट इंडीज में होंगे। इसी के साथ अमूल पहले नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान का प्रायोजक रहा है और साउथ अफ्रीका की स्पॉन्सरशिप के बारे में उन्होंने कहा कि अमूल 2019 वनडे सीरीज और 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका टीम के साथ जुड़ा है। हमें इस साझेदारी को आगे ले जाने पर गर्व होगा। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के टीम के स्पॉन्सर्स के रूप में हमारा भारत का मिल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग अमूल कंपनी स्पॉन्सरशिप के रूप में वर्क करेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में भारत और चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सक्सगम घाटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा काराकोरम में। काराकोरम में लोकेटेड है सक्सगम घाटी, जो भारत और चीन के बीच एक विवाद का स्थल बनी है। तो जानते हैं इसके पीछे के पॉइंट्स। इस मैप के माध्यम से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे है सक्सगम वैली। इस सक्सगम वैली पे ही हमारा इंडिया और चाइना के बीच में विवाद बना हुआ है। जिस तरीके से आप ये बॉर्डर देख रहे हैं, इस बॉर्डर पे पूरी तरीके से कंट्रोल है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम लोग पीओके के नाम से भी जानेंगे। इस पीओके को ऑक्यूपाइड किया गया है पाकिस्तान के द्वारा और इसी के दौरान यहाँ पे सक्सगम वैली है, सक्सगम घाटी। इसी घाटी को पाकिस्तान के द्वारा चाइना को गिफ्ट दे दिया था इन 1963। साल 1963 को पाकिस्तान के द्वारा चाइना को गिफ्ट दे दिया गया था इस सक्सगम घाटी को और इसी घाटी के दौरान हमारे भारत और चाइना के बीच में विवाद बना हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसी के साथ आपको ये पॉइंट्स भी याद रखनी होगी कि भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के पास सक्सगम घाटी या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट में निर्माण गतिविधियों के संबंध में तथ्यों को बदलने के उनके अवैध प्रयासों के खिलाफ चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया है। इसी के साथ नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सक्सगम घाटी को अपना क्षेत्र मानता है और 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया, जिसके माध्यम से पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को अवैध रूप से सौंपने का प्रयास किया था। किसे? तो चीन को सौंपने का कोशिश किया था पाकिस्तान के द्वारा साल 1963 में। इसी के दौरान भारत द्वारा आधिकारिक तौर पर चीन के साथ साझा की जाने वाली 3488 किलोमीटर लंबी सीमा के सभी 3 सेक्टरों में सीमा उल्लंघन और अनाधिकृत प्रविष्टियां की अच्छी तरह से दर्ज की गई। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे और इसी के साथ हम जानेंगे सक्सगम वैली। जिस तरीके से सक्सगम वैली एक विवाद का रूप बना हुआ है हमारे भारत और चाइना के बीच में, किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया था, सक्सगम वैली को चाइना को गिफ्ट कर दिया गया था साल 1963 में और साल 1963 से ये सक्सगम घाटी विवाद में बनी हुई है हमारे भारत और चाइना के बीच में। तो जानेंगे सक्सगम वैली कहाँ पे लोकेटेड है, किस तरीके से विवाद का क्षेत्र बनते आ रही है, जैसा कि मैंने मैप पे रिप्रेजेंट किया। और इसी के साथ ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि सक्सगम घाटी या इसे हम लोग ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहेंगे, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर जिसे हम लोग पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहेंगे, इसके हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है और भारत द्वारा दावा किया जाने वाला एक विवादित क्षेत्र भी है। इसकी सीमा उत्तर में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम लोग पीआरसी कहते हैं, इसके झिंजियांग प्रांत, दक्षिण और पश्चिम के पीओके के उत्तरी क्षेत्र और पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र से लगती है। साल 1963 में पाकिस्तान ने इसे चीन को सौंप दिया था। तो ये फैक्टर्स याद रखने हो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आएगा कि पाकिस्तान के द्वारा सक्सगम घाटी चीन को कब सौंपा गया था, तो साल 1963 में, और ये जबकि हमारा ही इंडिया का हिस्सा है और इसी के वजह से ये फिर से विवाद में उठी है। जो लद्दाख में लोकेटेड सक्सगम घाटी से रिलेटेड विवाद को देखा जा रहा है हमारे भारत और चाइना के बीच में। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर होते हैं। तो चलते अपने रिवीजन बैच की ओर। 4 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो नागेश कपूर को। क्वेश्चन नंबर 2, चीन के चंद्र मिशन चांग-ई 6 पर लॉन्च होने वाला पहला चंद्र मिशन iCube-Q पाकिस्तान से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब वैशाली रमेश बाबू के द्वारा जीता गया। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने हाल ही में संविधान पार्क पुणे में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 5, 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक का मेजबान इंडिया देश कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने का प्रमाण इसरो के द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में यूनाइटेड अरब अमीरात शीर्ष पर बना रहा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राजा रवि वर्मा की 176वीं जयंती पर उनकी प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा की मूल प्रति का अनावरण केरला में किया गया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द 1850 शैबन म्यूटिनी, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड एलिबर्ग। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।